अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन के बारे में 3 लॉज पेश किए थे। एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, सही है। अभी इनर्शिया क्या चीज़ है अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि भाई अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो भाई, कोई बॉडी रेस्ट में है, सही है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यानी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को ही कंटिन्यू रखेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जिसमें बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, बॉडी की स्पीड चेंज ना हो। और किस तरह से? स्ट्रेट लाइन में बॉडी की स्पीड भी चेंज ना हो और बॉडी के मोशन की डायरेक्शन भी चेंज ना हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, सही है। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपनी मोशन की स्टेट को बरकरार रखना चाहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट को बरकरार रखना चाहेगी। कब तक? जब तक बाहर से कोई उस पर फोर्स अप्लाई ना करे, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या करता है, रेस्ट को मोशन में बदलता है और मोशन को रेस्ट में बदलता है। क्लियर है? अब जैसे लेट सपोज मान लो कि भाई एक टेबल पर कोई किताब पड़ी हुई है, तो जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स लगेगी नहीं, कोई बंदा उस पर फोर्स लगाएगा नहीं, कोई हवा उस पर फोर्स लगाएगी नहीं, तब तक वो बॉडी यानी वो किताब अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो रेस्ट में ही रहेगी। इसी तरह से मोशन का है कि भाई अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हटा दो, जैसे लेट सपोज हम जब मूव करते हैं तो सबसे पहले हमारे बॉडी पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? जिसके थ्रू अर्थ जो है वो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी अर्थ जब बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा जब बॉडी मूव करती है तो उसके फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है। फ्रिक्शनल फोर्स अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स ये होता है कि भाई जब दो रफ सरफेस आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करे तो उनके दरमियान एक अपोजिंग फोर्स आ जाती है, उसको फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ सकते हो कि भाई रगड़ जो होती है, सही है, तो उसकी वजह से भी, यानी जैसे कोई बाइक जा रही है रोड पर, तो रोड पर जाते 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 आप ब्रेक ना मारो, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी बाइक क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि रोड क्या कर रहा है? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपकी बाइक को, जिससे, और वो फ्रिक्शन क्या होती है? आपकी बाइक के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्लियर है? तो उससे क्या होता है? बॉडी रुक जाती है। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हटा दो, उसके अलावा हवा का रेजिस्टेंस भी होता है, हवा का दबाव। हवा का दबाव भी आपकी बॉडी के मोशन को क्या करता है? स्लो करता है। तो अगर ये एक्सटर्नल, ये सारी क्या एक्सटर्नल फोर्सेस है, अगर इन एक्सटर्नल फोर्सेस को हटा दिया जाए तो बॉडी मोशन में अगर है तो मोशन में ही रहेगी और वो अपने मोशन की स्टेट को चेंज नहीं करेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो जाए। क्लियर है? तो ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब किसी बॉडी का अपने स्टेट को बरकरार रखना, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। सही है? इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रख पाता है। क्लियर है? तो इनर्शिया क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो कोशिश करता है कि अपनी स्टेट को कंटिन्यू रख सके, आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट और आइदर स्टेट ऑफ मोशन। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस है, रुकावट है, यानी मुखालिफत है। किसके जानिब? अपने स्टेट को चेंज करने की जानिब मुखालिफत है। क्लियर है? तो इनर्शिया ये, इसी वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि बॉडी क्या कर रही है? अपनी स्टेट को चेंज करने की मुखालिफत कर रही है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। क्लियर है? तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि भाई जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये बात हमने काफ़ी बार डिस्कस की है कि भाई जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर हमें चेंज करनी है, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है? जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है। क्लियर है? बॉडी पर फोर्स अप्लाई, अगर बॉडी रेस्ट में है, मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज यानी वेलोसिटी चेंज, तो एक्सेलरेशन आ गया। इसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में है, लेट सपोज बाइक जा रही है, बाइक के जब ब्रेक दबाते हैं हम, तो हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई की। ब्रेक क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से
उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, और वेलोसिटी कम होना, वेलोसिटी चेंज होना, तो मतलब क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स अप्लाई होती है, एक्ट करती है, नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स, सही है, तो वो क्या करता है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की ही डायरेक्शन में होती है। क्लियर है? तो लेट्स सपोज जैसे मान लो बॉडी पर इस जानिब फोर्स लगी है, अगर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी जानिब होगी। क्लियर? यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में हमने बातें की भी है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कहता है कि भाई जब फोर्स अप्लाई होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसी फोर्स की डायरेक्शन में, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अब प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि भाई कोई एक फिजिकल क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो उसके साथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है, तो हम कहते हैं ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शन दो किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि भाई दोनों फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज है वो सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन से मुराद ये है कि भाई अगर फोर्स इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, अगर फोर्स डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, तो चेंज सेम डायरेक्शन में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि भाई बॉडी में चेंज क्या आएगा, सेम मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज है उन दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज आएगा। क्लियर है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। और उसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, बॉडी के मास के। सही है? यानी जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जा रही है उसका मास जो होगा उसके साथ एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि भाई जो दो क्वांटिटीज वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, सही है, उनके जो चेंज की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट से मुराद ये है कि भाई अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज है तो मास डिक्रीज, यानी अगर यहां से समझ लो मास अगर इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज, और अगर मास डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई लेट सपोज मान लो सेम फोर्स अप्लाई की जा रही है दो अलग अलग बॉडीज पर, सेम फोर्स अप्लाई की जा रही है दो अलग अलग बॉडीज पर, एक का मास ज्यादा है एक का मास कम है। क्लियर है? जैसे मान लो कि भाई एक साइकिल है और एक बाइक है, तो दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद मुझे पता है भाई साइकिल ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, बाइक कम स्पीड से मूव करेगी। क्यों? क्योंकि बाइक का मास ज्यादा है और जो क्या नाम है साइकिल का मास है कम है, तो उस वजह से साइकिल में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और बाइक में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से अगर दो सेम मासेस की बॉडी है, यानी दो ऐसी बॉडीज है, यानी दोनों साइकिल मान लो, और उस पर अलग अलग अमाउंट में फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी एक साइकिल पर फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है, दूसरी साइकिल पर फोर्स कम अप्लाई हो रही है, तो जिस पर ज्यादा अप्लाई हो रही है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, जिस पर कम अप्लाई हो रही है उसमें एक्सेलरेशन कम। क्लियर है? अच्छा, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं। अब जब इन दोनों प्रोपोर्शन को हम कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग वन एंड टू, यानी ये दोनों प्रोपोर्शन को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा कि भाई एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। यहां तक कहानी समझ आ गई होगी कि भाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना उसको आमने सामने लिखा जाता है। जैसे देखो एक्सेलरेशन के बिल्कुल सामने फोर्स लिखा है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर ऊपर नीचे लिखा गया है, देखो एक्सेलरेशन यहाँ पर ऊपर है, ऊपर से मुराद ये है कि भाई एक्सेलरेशन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सही है। तो एक्सेलरेशन अगर आप देख रहे हो तो वो ऊपर है और मास कहाँ आ गया, नीचे। तो ये जो तरीका होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिखने का तरीका होता है। अच्छा, उसके बाद जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ये जो साइन है ये हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन कहलाता है, इसको जब आप हटाते हो तो एक इक्वल का साइन आता है और दूसरा एक कांस्टेंट आता है। क्लियर है? यहां पर जो कांस्टेंट है उसको हम के पुट करेंगे। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि भाई जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटेगा
तो क्या आएगा, एक इक्वल का साइन आएगा और दूसरा साथ में एक कांस्टेंट आएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं। लेट सपोज मान लिया कि भाई के बराबर है 1 के, तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू 1, a इज इक्वल टू 1 f अपॉन m। क्लियर है? k की जगह 1 आ गया और बाकी सारी चीजें हमने एज इट इज लिख ली। अब ये मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई करा दो, ये बन जाएगा ma, और 1 जब f के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज रहती है, तो ये आ जाएगा f। और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई f इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आ जाता है हमारे पास दरअसल फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है? ये दरअसल हमारे पास फोर्स के फॉर्मूले की डेरिवेशन है जो कि हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव करते हैं। क्लियर है? अच्छा भाई, अब इसके बाद जरा एक दो न्यूमेरिकल है, इनको देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास अप टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान न्यूमेरिकल है कि भाई हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। इस पर एक बॉडी है जिसका मास कितना है 50 kg, और उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है फोर्स की वजह से वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डेटा हम इस तरह से बनाएंगे कि भाई फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जो मास है वो हमारे पास है 50 kg। उसके अलावा एक्सेलरेशन जो है वो है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अब यहां से फोर्स के लिए फॉर्मूला हम पुट करेंगे, F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास की जगह आ जाएगा हमारे पास 50 और एक्सेलरेशन की जगह 5। 50 इंटू 5 हमारे पास बराबर होता है 250 के, और यूनिट फोर्स का आपको पता है क्या होता है, न्यूटन, और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है कि भाई फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार। हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है, ऐसी फोर्स जो कि उस कार को रोक दे। तो फोर्स फाइंड आउट करनी है इसलिए ताकि वो जो फोर्स है उसको क्या कर सके, कार को रोक सके, और उस कार का जो मास है वो है हमारे पास तकरीबन 1000 kg। क्लियर? 1000 kg मास की कार मूव कर रही है, उस पर फोर्स अप्लाई की जानी है ताकि वो कार क्या हो जाए, रुक जाए। अच्छा, कार जब रुक जाएगी, कार को रोकने के लिए ये जरूरी है कि भाई कार मूव कर रही हो। तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कार जो मूव कर रही है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई हमारे पास कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। सही है? मैंने आपको बताया था कि भाई किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में करना ये पड़ता है कि भाई मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600। क्लियर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 36 1 36, 36 2 72 आ जाएगा, और 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 20, और यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अच्छा, अब गाड़ी को रोकना है, स्टॉप अ कार। जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है? गाड़ी रुकने के बाद क्या हो जाएगा, उसका स्पीड 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बराबर आ गया 0 के। उसके अलावा आपको लिखा गया है कि भाई ये जो फोर्स आप अप्लाई करोगे तो फोर्स कितने डिस्टेंस तक अप्लाई करनी पड़ेगी, कि भाई फोर्स 40 मीटर के डिस्टेंस तक अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आ गया हमारे पास 40 मीटर। डिस्टेंस को आप डी से भी लिख सकते हो, एस से भी लिख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं सोल्यूशन में कि भाई हमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट हमें ये करना है कि भाई हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है जिसका फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब मास तो है हमारे पास, लेकिन एक्सेलरेशन डेटा में कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस है, तो इन तीन चीजों की मदद से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, अगर हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो, वो क्या था हमारे पास, 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई, वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा 2a की जगह a ही आएगा और s की जगह आ जाएगा हमारे पास 40, उसके बाद vf की जगह 0 और vi की जगह हमारे पास आ जाएगा 20 और इसका
स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आ जाएगा 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 80 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 20 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 400। क्लियर है? अब ये 80 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 400 डिवाइडेड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल करो, 8 1 8, 8 5 40। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन में नेगेटिव का साइन आया है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब एक्सेलरेशन में नेगेटिव का साइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर यही तो नजर आ रहा है कि भाई बॉडी की वेलोसिटी पहले कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हो गई 0, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। अच्छा, जब यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया तो अब क्या करेंगे भाई, इसको फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फोर्स के फॉर्मूले में मास आ जाएगा हमारे पास 1000 और एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास -5, जिससे हमारे पास टोटल वैल्यू बन के आएगी 5000 न्यूटन। क्लियर? और नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर फोर्स के साथ नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि भाई जो फोर्स है वो दरअसल बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। क्लियर है? तभी तो बॉडी रुकेगी, वरना अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में अप्लाई की जाए तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बॉडी रुकेगी नहीं, बॉडी और स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन अगर फोर्स को बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए तो बॉडी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और बॉडी रुक जाएगी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जरा हम देखते हैं कि भाई एक है हमारे पास मास और वेट। तो मास और वेट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। दरअसल मास क्या होता है? मास हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कि भाई किसी बॉडी के अंदर कितनी मैटर की क्वांटिटी मौजूद है, मैटर का कितना मिकदार मौजूद है, ये हमारे पास कहलाता है मास। और जबकि वेट जो होता है, वेट दरअसल फोर्स को मेजर करना है। वेट क्या है? फोर्स। वेट दरअसल फोर्स है। और कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है? वो फोर्स जो कि अर्थ किसी बॉडी पर अप्लाई करती है ताकि वो बॉडी अर्थ की तरफ आ जाए। क्लियर है? अच्छा, तो वेट हमारे पास क्या है? एक फोर्स है और मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्लियर है? तो ये दोनों बहुत अलग अलग चीज है। अक्सर बच्चे इसको एक ही मानते हैं, तो ये एक नहीं है। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं। और वेट हमारे पास एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम किस में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा मास जो है वो किसी भी जगह चले जाओ, बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप किसी भी जगह चले जाओ, आप यहाँ से चांद पे चले जाओ, तो बॉडी के अंदर जो मास की क्वांटिटी होगी, मैटर की क्वांटिटी होगी, वो सेम ही रहेगी। मैटर की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अगर 50 किलोमीटर है तो 50 किलो ही रहेगा, 100 किलो है तो 100 किलो ही रहेगा। लेकिन जो वेट का मेजरमेंट है, वेट की जो अमाउंट है, ये चेंज होता है। किस हिसाब से चेंज होता है? ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता है। क्लियर है? अब हमने देखा है कि जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के सरफेस के करीब सबसे ज्यादा होती है, जो कि हमने माना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाते हो तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। अब जब ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वेट के ऊपर भी फर्क आएगा और वेट भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? तो अर्थ के सरफेस के करीब आपका वेट ज्यादा होगा, अर्थ के सरफेस से जितना दूर जाते जाओगे वेट की वैल्यू में कमी आती रहेगी। क्लियर है? तो मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। वेट किसके हिसाब से चेंज होता है? ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी वजह से हम इसी फॉर्मूले को, जो ये फोर्स का फॉर्मूला है, F इज टू m इंटू ए। क्लियर? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब यहां पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स की जगह में जिसको हमने वेट बोला हुआ है, तो वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, तो फोर्स की जगह हम लिख लेंगे W। मास तो एज इट इज रहेगा और एक्सेलरेशन चेंज होके आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि भाई वेट जो फोर्स है वो जो एक्सेलरेशन कोर्स करता है, वो कौन सी एक्सेलरेशन कोर्स करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? G होती है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है भाई मास को मेजर किया जा सकता है इन चीजों को इस्तेमाल करके, जैसे पेन बैलेंस हो गया, ट्रिपल बीम बैलेंस हो गया, लिवर बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया। और वेट को मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास मास और वेट का डिफरेंस। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक लॉ है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सही है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हमें कहता है कि भाई जब भी आप किसी बॉडी पर एक्शन करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, सही है, तो वो बदले में रिएक्शन करता है
आपके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जब मैं इस बोर्ड पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो फोर्स अप्लाई करते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ। एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है। मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ तो मैंने मेरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एक्शन। अब बदले में बोर्ड मेरे हाथ पर भी फोर्स लगा रहा है, तो ये जो बोर्ड जो फोर्स आपके हाथ पर लगाता है ये कौन सी फोर्स होती है, रिएक्शन। क्लियर है? इसी तरह से आप मान सकते हो कि भाई एक टेबल पर बुक रखी हुई है तो बुक का जो वेट होगा, बुक का जो वेट होगा वो बुक का एक्शन फोर्स हुआ, और टेबल का बुक के ऊपर लगाए जाने वाला फोर्स ये उसका क्या होगा, रिएक्शनल फोर्स होगा। अगर एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए तो टेबल टूट के बुक नीचे चली जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर रिएक्शनल फोर्स एक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाए तो बुक हवा में उड़ने लग जाएगी क्योंकि टेबल की फोर्स ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, दरअसल होता यह है कि भाई ये जो एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्स है ये एक तो मैग्नीट्यूड में बराबर होती है। मैग्नीट्यूड यानी इनका जो मिकदार होता है वो बराबर होता है। यानी मान लो अगर किसी बॉडी पर लेट सपोज ये बुक रखी हुई है टेबल पर, सही है, तो ये जो बुक है अगर इसका वेट 5 न्यूटन है, वेट क्या है, 5 न्यूटन, वेट 5 न्यूटन होने से मतलब ये है कि भाई बुक जो है वो टेबल पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है, तो बदले में टेबल भी क्या करेगा, बुक के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि भाई ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में ये ऑपोजिट होते हैं। डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। क्लियर है? और ये जो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है ये हमेशा पेयर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है। क्लियर है? इसकी एक और एप्लीकेशन ये भी मान सकते हो आप कि भाई जैसे रॉकेट जो हमारे पास उड़ते हैं वो किस तरह से उड़ते हैं कि भाई जब रॉकेट में से धुआं निकलता है यानी जो नीचे से उसकी आग निकलती है वो क्या करते हैं, वो जमीन के ऊपर एक्शन का फोर्स अप्लाई करता है, बदले में उसको क्या मिलता है, रिएक्शनल फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है।